हाँ तो साथियों नमस्कार, मैं आपका साहिल सर और जनसंचार यानी पत्रकारिता एंड मास कम्युनिकेशन, द जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशंस की पूर्व में भी 1 या 2 क्लास हुई होंगी, आपके ऐप पर उपलब्ध हैं। उससे आगे का जो आज 20 क्वेश्चंस का पर जो हमें बातचीत करनी है, विश्लेषण जिनका करना हमें, जिनका एनालिसिस हमें करना है, उस पर आज बातचीत करेंगे। आप बड़े इत्मीनान के साथ इस तथ्यात्मक सत्य से परिचित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। पढ़ाना भी ईश्वरीय शक्ति का एक ऐसा स्वरूप है, ईश्वरीय वरदान है, इसे आप सौगात भी कह सकते हैं कि जो बातचीत की जाएगी वो निश्चित तौर पर आपके स्मृति पथ में रहेगी। फैक्ट फाइल पर हम बातचीत करेंगे। ओके दोस्तों, ओके सर। पहला क्वेश्चन, ये एक रेखीय प्रश्न है। प्रिय साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये एक रेखीय प्रश्न है। एक रेखीय का अर्थ होता है वन लाइनर्स, वन लाइनर। तो जो वन लाइनर हैं उनका ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से याद होगा आपको, मीडिया यानी माध्यम। माध्यम ही संदेश है। सूचना आपको किसी के मार्फत मिले, माध्यम ही संदेश है। कथन है मार्शल मैकलुहान का, कथन है मार्शल मैकलुहान, एक कनेडियन संचार शास्त्री हैं मार्शल मैकलुहान। उनका कहना है कि माध्यम ही संदेश है। जरूरी नहीं कि मोबाइल भी एक माध्यम है, टीवी भी एक माध्यम है, पक्षी भी एक माध्यम है। पक्षियों से भी हमें सूचना मिलती है कब बारिश होगी, कब अकाल पड़ेगा। बहुत सारे प्राणी हैं जिससे ये पता चल जाता है कि भूकंप आएगा, बारिश आएगी। जब जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे सबसे पहले उस जहाज से कूद जाते हैं। कैप्टन को बाद में पता चलता है कि इस जहाज में कोई सुराग हो गया जिसमें पानी आएगा। चूहों को पहले ही पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार मालिक जब दिवालिया होने लग जाता है तो उसके चमचों को भी पहले ही पता चल जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। समुद्र में अगर चूहे कूद रहे तो कैप्टन पूरे जहाज का निरीक्षण करवाता है कि कहीं ना कहीं कोई सुराग जहाज में हुआ है। इसका मतलब ये हुआ चूहा भी एक संचार है, वो भी एक माध्यम है। टिटीरी नाम का एक पक्षी होता है, जब वो जमीन पर अंडे दे देता है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि बारिश नहीं होगी। और जब वो पेड़ पर अंडे देती है या छत पर अंडे देती है, टटेरी छत पर, तब बारिश होगी, पूरी संभावना बनती है। क्योंकि बारिश नहीं होगी इस संभावना से उसने जमीन पर अंडे दे दिए। ये बहुत बड़ा तंत्र है जिसके बारे में जानना आसान नहीं है। इसको हम सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। जिस बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड सामुद्रिक शास्त्र। मीडिया यानी माध्यम, मोबाइल भी एक माध्यम है। जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगा, जनता को साथ लेकर चलने का मतलब ये हुआ कि जब तक मीडिया आम जनता की पीड़ा का इजहार और इकरार अपनी पत्रकारिता में नहीं करेगा या इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता में नहीं करेगा, तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। साथ देने का मतलब है वो वायरल नहीं होगा, वो अखबार प्रसारित नहीं होगा। तो समझिए मीडिया यानी माध्यम। जब तक जनता, माध्यम, अखबार भी एक माध्यम है, मोबाइल भी एक माध्यम है, टीवी भी एक माध्यम है, इंटरनेट भी एक माध्यम है। मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगा तो निपात का प्रयोग है, जनता भी उसका साथ नहीं देगी। कथन है प्रभाष जोशी, प्रख्यात पत्रकार प्रभाष जोशी का एक कथन है कि मीडिया भी उसका साथ नहीं देगी।
माध्यम ही संदेश है। ये कथन है मार्शल मैकलुहान का, जो कि एक कनेडियन जनसंचार शास्त्री हैं। राइट। दूसरा क्वेश्चन आपसे बातचीत को तैयार है कि भारत का प्रथम समाचार वाचक या संचार मंत्री किसे कहा जाता है? देव ऋषि नारद को। किसको कहा जाता है? देव ऋषि नारद, महामुनि नारद। महामुनि हैं, हनुमान जी के गुरु हैं और उनके नामकरणकर्ता भी हैं। किसके नामकरणकर्ता भी हैं? हनुमान जी के नामकरणकर्ता भी हैं। कौन? देव ऋषि नारद। भारत का प्रथम समाचार वाचक माना जाता है किसको? देव ऋषि नारद को। ठीक है, महामुनि नारद। तीव्रता के मामले में कोई घटना कहीं पर घटी, कोई खेल कहीं पर हुआ, कोई बात कहीं पर हुई, कोई नृत्य कहीं पर हुआ, आप घटना का नकारात्मक अर्थ लेते हैं कि घटना घटी है। ऐसा नहीं है। नाचना भी घटना है, शादी होना भी एक घटना है, कोई काम का होना, हर अच्छा काम भी एक घटना है। तो तीव्रता के मामले में, स्पीड, तीव्रता के मामले में जनसंचार की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है सबसे मजबूत कड़ी है। सबसे मजबूत कड़ी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तीव्रता के मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहला स्थान रेडियो का आता है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोबाइल को समझते हैं, रेडियो जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अखबार एक प्रिंटेड मीडिया है। मीडिया के दो स्वरूप होते हैं, प्रिंटेड मीडिया दैट इज कॉल्ड अखबार, मैगजीन्स, पम्फलेट्स, फ्लैक्स। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट, जिसमें पहला स्थान किसका आता था? रेडियो का, फिर टीवी और आजकल मोबाइल और उसके विभिन्न ऐप्स। ऐप्स का मतलब होता है एप्लीकेशंस। तीव्रता के मामले में जनसंचार की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे मजबूत कड़ी है, यानी सबसे मजबूत कड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटेड मीडिया नहीं है। प्रिंटेड मीडिया एक परंपरागत पत्रकारिता है। कैसी पत्रकारिता है? एक परंपरागत पत्रकारिता है। कौन? प्रिंटेड मीडिया। ओके। दुनिया में सबसे पुरानी परंपरागत, दुनिया में सबसे पुरानी परंपरागत पत्रकारिता कौन सी है? तो उसे हम अखबारी पत्रकारिता कहते हैं। दुनिया में सबसे पुरानी परंपरागत ट्रेडिशनल पत्रकारिता, द ट्रेडिशनल जर्नलिज्म कौन सा है? तो उसका नाम है अखबारी पत्रकारिता, राइट। और परंपरागत पत्रकारिता को हम वॉचडॉग पत्रकारिता भी कहते हैं कि सरकार और दुनिया के कामों पर विशेष तौर पर कुत्ते की तरह निगाह रखने वाली पत्रकारिता एक परंपरागत पत्रकारिता थी, जिसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता था। कुत्ते की तरह सरकार के कामों की निगाह रखना। ओके। तो दुनिया में सबसे पुरानी जो परंपरागत पत्रकारिता है वो अखबारी पत्रकारिता ही है। हालांकि भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत 1780 ईस्वी में हुई। जेम्स आगस्ट हिक्की के अखबार, जेम्स आगस्ट हिक्की के अखबार द बंगाल गजट, द
बंगाल गजट से भारत में पत्रकारिता की शुरुआत होती है। द बंगाल गजट कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कलकत्ता उन दिनों भारत की राजधानी थी, यानी अंग्रेजों की राजधानी थी, और कलकत्ता उन दिनों जन जागरण का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, इसे हिक्की गजट भी कहा जाता है। यही कारण है कि इसको हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय साथियों, जब आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला अखबार कौन सा है, तब उसका उत्तर होगा द बंगाल गजट या हिक्की गजट। आप करके आते हैं उद्दंत मार्तंड। ये हिंदी वाले कब समझेंगे? उद्दंत मार्तंड 1826 हिंदी का पहला अखबार है। उद्दंत मार्तंड 1826 हिंदी का पहला अखबार है, जबकि भारत का पहला अखबार है द बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होता था और जिसके एडिटर थे यानी संपादक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। और यह अखबार अंग्रेजी भाषा में प्रसारित होता था। अंग्रेजी शब्द ऐसे लिखा जाएगा, ये अंग्रेजी में था ये अखबार। ठीक है सर, कॉपी और पेन लेकर के आप बैठिएगा अगर आपको ठीक से पढ़ना है तो। 5वां प्रश्न आपसे बातचीत को तैयार है। भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब से होती है? सन 1780 में होती है, और वही बात आ गई जिस पर अपन विचार कर रहे थे। जेम्स ऑगस्ट हिक्की के अखबार द बंगाल गजट से, जिससे प्रिय साथियों जिसे हिक्की गजट भी कहा जाता है, जो कि कोलकाता से प्रकाशित होता था एवं अंग्रेजी में था, यानी इंग्लिश में था। किस में था? अंग्रेजी में था। मैं समझता हूँ कि आपने इन तथ्यों को अभी तक ठीक से समझा होगा और अपना पूरा ध्यान ऑब्जेक्ट पर होगा, अपने उद्देश्य पर होगा, अपने मोटिव पर होगा। ठीक है, ठीक है सर। शब्द निर्मित चित्र, शब्दों से हम चित्र निर्मित करते हैं। प्रिय साथियों, जो चित्रकार रंगों से शब्द निर्मित करता है, जो चित्रकार रंगों से चित्र बनाता है, वो चित्र एक दिन धुंधला पड़ जाएगा। लेकिन जो कवि शब्दों से चित्र बना देता है, सर शब्दों से चित्र कैसे बनेगा? ऐसा वर्णन करना जिससे आपको दृश्य दिखने लग जाए। जैसे आप कामायनी पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पढ़ते वक्त सरदा दिखेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जयशंकर प्रसाद में बिंबों के निर्माण की शक्ति थी। आपको मनु भी दिखेगा। हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो वहाँ आपको मनु दिखाई दे रहा है, एक पुरुष दिखाई दे रहा है, एक बाबा जी सा आपको दिखाई दे रहा है। सरदा भी दिखती है, घुंघराले नीले बाल, है ना। तो ऐसे बड़खाए वे जैसे कोई ज्वालामुखी धधक रही हो विश्रांत, जैसे कोई ज्वालामुखी। सर ज्वालामुखी कैसे कहा है? चारों तरफ काले बाल हैं, नीले कपड़े पहन रखे हैं और चेहरा इतना गोरा है कि जैसे कोई ज्वालामुखी धधक रही हो विश्रांत, यानी लगातार। तो बिंब जो है, ऐसी ताकत होती है कुछ कवियों में कि वो बिंब से एक चित्र बना देते हैं। इसलिए बिंबवादी जो आंदोलन है वो अमेरिका में चला था। बिंबवादी आंदोलन अमेरिका में चला था और बिंबवादी आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं टी.ई. हुल्मे। कौन माने जाते हैं? टी.ई. हुल्मे। ये बिंब के जनक हैं।
टी हुल्मे के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था एजरा पाउंड ने। इसलिए बिंबवाद के जो सूत्रधार हैं वो एजरा पाउंड है। बिंबवाद के जो सूत्रधार हैं वो हैं एजरा पाउंड। एजरा पाउंड के बाद बिंब को दुनिया में बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी कविता में व्यक्त किया टी.एस. इलियट ने। जबरदस्त तरीके से अपनी कविता में व्यक्त किया टी.एस. इलियट फ्रॉम अमेरिका। टी.एस. इलियट का जन्म 1888 सेंट लुई अमेरिका में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा सेंट ग्लासगो यूनिवर्सिटी से पूरी की थी और उनकी महानतम किताब है द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट कि पिछले जन्म के संस्कारों की वजह से व्यक्ति ज्ञानी होता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो पिछले जन्म का संस्कार आपके पीछे काम कर रहा है। यकीन मानिए अमेरिका के बिंबवादी कवि टी.एस. इलियट जिनका दुनिया में डंका बजता है वो कहते हैं और इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1942 का। प्रसाद 1889 में पैदा हुए और टी.एस. इलियट 1888 सेंट लुई अमेरिका में पैदा हुए। दुनिया के सबसे बड़े और महान बिंबवादी हैं कौन? टी.एस. इलियट। द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद की तुलना हम टी.एस. इलियट से ही करते हैं क्योंकि भारत में जो बिंबात्मकता जयशंकर प्रसाद के काव्य में देखने को मिलती है वो अन्यत्र दुर्लभ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिंब किसे कहते हैं? बिंब के 5 प्रकार हैं। जो अच्छा लगे आपको वो कविता जो पढ़ने से आपके सामने एक अच्छा वातावरण बना देती है उसे हम चाक्षुष बिंब कहते हैं। ऐसा गीत या कविता जो सुनने में अच्छी लगती है उसको श्रव्य बिंब कहते हैं। इसलिए बिंब के 5 प्रकार हैं। ज्ञानेंद्रियां भी 5 हैं जिन पर बात कभी बिंब वाली क्लास मेरी हाँ बिंब की क्लास बहुत बेहतरीन यूट्यूब पर है मेरी, आप उसको देखिए। 1.5 घंटे की या 1 घंटे की क्लास है। बिंब की जबरदस्त व्याख्या की है डॉक्टर साहिल सर ने, उसमें बिंबात्मकता दर्शाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिंब की परिभाषा सबसे अच्छी किसने दी? तो बिंब की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है लेविस। आदमी का नाम है लेविस, ये रहा लेविस की। उन्होंने कहा है कि बहुत शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा दी है कि शब्द निर्मित चित्र, बहुत प्यारी बात उन्होंने की है, शब्द निर्मित चित्र कहलाते हैं बिंब। बहुत सारे लोगों ने परिभाषित किया बिंब को, लेकिन सबसे अच्छे परिभाषाकार हैं लेविस। परिभाषाकार लेविस और बिंब के प्रवर्तक टी हुल्मे। सूत्रधार आगे बढ़ाने वाले हैं एजरा पाउंड। इनकी किताब है द स्टेट्समैन एजरा पाउंड की। और सबसे अच्छे कवि हैं टी.एस. इलियट। और टी.एस. इलियट के बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाया मिस पावेल ने, मिस ओमी पावेल ने। मिस ओमी पावेल इस परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। मिस ओमी पावेल इस परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। राइट नाउ राइट सर। हालांकि आचार्य शुक्ल ने बिंब का प्रवर्तक फ्लिंट को माना है, उनसे गलती हुई है। हालांकि आचार्य शुक्ल ने बिंब का प्रवर्तक फ्लिंट को माना है। 2016 वाले एग्जाम में ग्रेड फर्स्ट पीजीटी में पूछा गया कि आचार्य शुक्ल ने बिंब का प्रवर्तक किसको माना है, तो उत्तर था फ्लिंट, जो मेरी किताब में बड़ा हाईलाइट करके मैंने लिखा था और वही पूछा गया। लोग रटते रहे किसको? टी.एस. हुल्मे को। ये प्रवर्तक हैं। आचार्य शुक्ल ने किसको माना है? फ्लिंट को बिंब का प्रवर्तक माना है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ें। यस सर। क्योंकि हम जनसंचार पढ़ रहे हैं और भारतेंदु मंडल का तो प्रत्येक सदस्य पत्रकार था। भारतेंदु मंडल की खास विशेषता है कि भारतेंदु मंडल का प्रत्येक सदस्य पत्रकार था, चाहे वो बालकृष्ण भट्ट हो, चाहे पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो, या ठाकुर जगन मोहन सिंह हो, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, या चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन हो, राइट, या अंबिका प्रसाद हो। सारे के सारे क्या थे? पत्रकार थे और अपनी अपनी पत्रिका निकालते थे।
इसके अलावा आप हिंदी में देखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आगे भी पत्रकार थे, राइट। इसके बाद आप बात करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, सुदामा पांडे धूमिल, रघुवीर सहाय, ये पत्रकारिता से जुड़े। प्रभास जोशी हैं। रघुवीर सहाय तो संसद में पत्रकार थे। तो हम पढ़ रहे हैं जनसंचार, तो वहाँ पर जो हिंदी के कवि जिन्होंने पत्रकारिता पर भी बातचीत की, जो पत्रकारिता को ठीक से समझते हैं, वो प्रश्न इसके बीच में ही अनुस्यूत होते हैं, इंक्लूडेशंस। तो 7वां प्रश्न आपसे बातचीत को तैयार है। प्रसिद्ध कविता है मोचीराम। मोचीराम जो जूती वगैरह बनाता है, जूती गांठता है, ठीक करता था एक जमाने में। प्रसिद्ध कविता मोचीराम के कवि कौन है? सुदामा पांडे धूमिल की बेहतरीन कविता है मोचीराम। इसी शीर्षक से है। मोचीराम कविता किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल का लोकतंत्र, उनकी ये भी एक कविता है जिसका नाम है सुदामा पांडे धूमिल का लोकतंत्र। ठीक है। प्रसिद्ध कविता मोचीराम के कवि हैं सुदामा पांडे धूमिल। ओके ओके सर। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। 8वां प्रश्न, चोट जब पेशे पर पड़ती है, चोट पेशे पर, दो बातें यहां पर हैं। आपके लिए सारी दुनिया अच्छी है और आपके लिए सारी दुनिया खराब भी हो सकती है। चोट जब पेशे पर पड़ती है, आपने स्कूल खोल रखी है किसी जिले में और दूसरे व्यक्ति ने आपसे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर स्कूल खोल रखी है। आप दोनों में गहरा संबंध है। आप परिचय भी कराते हैं कि ये टैगोर स्कूल के संचालक ढीमका सिंह हैं, और तीसरा व्यक्ति परिचय कराता है कि ये फलानी स्कूल के संचालक फलाना सिंह हैं। तो वहाँ तक तो आपका पेशा प्रभावित नहीं है, लेकिन दोनों ही जब पास में स्कूल खोल लेते हैं तब दिक्कत होती है। पहले तो आप दोनों बहुत अच्छे थे। जिस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, लोग कहेंगे कि साहिल सर से जैसा बड़ा विद्वान हिंदी में नहीं हुआ, मेरा दावा है। लेकिन ये कब कहेंगे? जब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अभी तो उनके पेशे पर चोट पड़ती है, अभी तो उन पर पेशे पे उनके चोट पड़ती है। इसलिए जब दुनिया भी ये कहती है कि साहित्य सम्राट डॉक्टर साहिल हैं, तो वो कायल हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा ना, उस दिन आप देखिए लोग कसीदे कटे। लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। एक प्यासा फिल्म है गुरुदत्त की, महान फिल्मकार गुरुदत्त, पत्रकारिता में ही है। कुछ लोगों को तो लगता है फिल्मों की बात कहाँ करने लगे। फिल्म संचार का सबसे बड़ा साधन है। आज जो तुम ज्ञानी हुए हो, आज जो तुम गीत गाते हो अपनी मासूका प्रेमियों आशिकों के लिए, या भगवान से जो भी आप प्रार्थना करते हो, बहुत कुछ आपने फिल्मों से सीखा है। एम आई राइट? राइट सर। इसलिए फिल्मों का बहुत सारा योगदान है। तो गुरुदत्त महान फिल्मकार हुए, हालांकि बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो उनकी फिल्म है कागज के फूल, प्यासा, साहब बीबी और गुलाम। साहब बीबी और गुलाम, प्यासा, कागज के फूल और 14वीं का चांद। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, खुदा की कसम जो भी हो लाजवाब हो। तो आफताब का अर्थ होता है सूर्य, आफताब का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य। गुरुदत्त ने एक फिल्म बनाई प्यासा, और उसमें क्या किया, वो कोट पहने हुए थे गुरुदत्त, रेलवे के पास से गुजर रहे थे, ट्रैक के पास से। एक व्यक्ति दिसंबर के महीने में भिखारी जैसा नुमा व्यक्ति ठिठुर रहा था। किस पर? रेलवे के किनारे, अचेत अवस्था में था संभवतः। उसके ऊपर अपना कोट ओढ़ाकर चले गए। कौन? गुरुदत्त। कोट ओढ़ा के चले गए, और गुरुदत्त को ये पता चल गया था कि ये व्यक्ति मरने वाला है, पर उसने अपना फर्ज निभाया, कोट उठा दिया। उस मरने वाले ने थोड़ी बहुत कोशिश की तो वो ट्रैक पर आ गया और ट्रेन से वो कुचला गया। चूंकि कोट गुरुदत्त का था, इसलिए अखबारों में छपा कि महान फिल्मकार गुरुदत्त मारा गया, और दुनिया भर की सेमिनार उन पर हुई। जो उनके विरोधी हीरो थे ना, वो भी अंतिम संस्कार में आए, और इसके बाद उन पर सेमिनार होते हैं जगह जगह पर। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी सेमिनार में आते हैं जिन्होंने कभी गुरुदत्त को से हाथ भी नहीं मिलाया था। वो भी आके कहते हैं
कि उस महान आत्मा को शांति, उससे मेरा गहरा रिश्ता था, वो मेरा लंगोटिया यार था, है ना। और गुरुदत्त जिंदा है, उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है और अपना वेश बदल लिया है और हर सेमिनार में सुनने आता है। उन लोगों के मुख से बात सुनता है जो कभी उसकी बुराई किया करते थे। तो ये आप प्यासा फिल्म देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। राइट नाउ, राइट सर। तो आगे बढ़ते हैं। चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं चोर कील, चोर कील, यहां पर मानवीकरण अलंकार है। कील को चोर कहना तो निर्जीव पर सजीवता का आरोप है, तो मानवीकरण अलंकार, दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशंस, दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन अलंकार कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पर्सनिफिकेशंस, मानवीकरण। जैसे कील चोर है ना, जैसे किसी पेड़ को कहें कि चुरा लिया तूने जो दिल मेरा, तो वो पेड़ पर मानवीय आरोप हो गए, तो कहीं चोर कील दबी रह जाती है, राइट, और मौका पाकर आपकी अंगुलियों में चुभती है। तो उसी प्रकार जब आपका अच्छा दोस्त आप जैसी दुकान आपके पास खोल लेता है तो आपको उस कील की तरह वो चुभता है, दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है। एक गीत भी चलता है राजस्थान में, मौका सौका मिलेगा तो फिर आऊंगी, है ना। तो मौका पाकर के क्या है, उभरती है। मर जाने जावन देरी तो मारी जाऊंगी। तो ये संचार ही है, ये संचार का ही नतीजा है कि लोग रील बनाते हैं, आप उनको सुनते हो, राइट। अब जब वो चीज़ सार्वजनिक हो जाती है तो उसको कहीं भी बताया जा सकता है और अंगुलियों में चुभती है। लेकिन कब, जब चोट जब पेशे पर पड़ती है। ये पंक्तियां किस रचना व किस कवि की, किस रचना व किस कवि की हैं? तो ये मोचीराम कविता से हैं, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, और ये धूमिल की हैं। प्रिय साथियों, ये किसकी हैं? धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। पूछा गया था कि धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। आगे का पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, राइट। इसके अलावा प्रभाकर माचवे का पूरा नाम है प्रभाकर बलवंत माचवे। प्रभाकर माचवे का पूरा नाम है प्रभाकर बलवंत माचवे। जैसे नरेंद्र मोदी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ओके दोस्तों, ओके सर, आगे बढ़ो। यस, बिंबू का जब स्थायीकरण हो जाए, बड़ी गजब की बात है 9वें प्रश्न में, बिंबू का स्थायीकरण कहलाता है। बिंब जब स्थायी हो जाएं तो वो प्रतीक बन जाते हैं। बिंब को अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। यहां मैं इसका अंग्रेजी आपको समझाऊंगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बिंब एंड प्रतीक? द डिफरेंस बिटवीन द सिंबल एंड द इमेज। बिंब का मतलब इमेज, आपकी भी इमेज होगी, हर व्यक्ति की अपनी इमेज है, मेरी भी इमेज है, लेकिन मेरी इमेज बदलती नहीं है। हाँ, काल और परिस्थितियों के अनुसार जहाँ मैं नाचता हूँ वहाँ मेरी इमेज, नाचने में, शादी में किसी की मैं नाच लूँ तो वहाँ अलग इमेज होती है। जब मैं पढ़ाता हूँ वहाँ मेरी इमेज अलग है, जहाँ मैं भाषण देता हूँ सामाजिक वहाँ अलग है, जहाँ मैं क्रांति करता हूँ वहाँ मेरी इमेज अलग है। और बस में मेरे से कोई भिड़ जाए तो मैं उसके साथ जो व्यवहार करता हूँ एक अलग इमेज है। मैं कहीं भी एक बंधी हुई इमेज में नहीं रहता। बंधी हुई इमेज में रहने से संसार में कभी भी काम नहीं चल सकता है। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के प्रतीक हो गए, लंबे दिनों तक उन्होंने, उनका बिंब है वो इमेज रही अहिंसा की, लेकिन बाद में करो या मरो, डू एंड डाई, तो हिंसावादी हो गए गांधी। कौन कहता है कि गांधी अहिंसावादी थे? जब वो कहते हैं डू एंड डाई, करो या मरो, इसका तात्पर्य वो पूरी तरह से हिंसक थे। कौन? महात्मा गांधी। मैं सिद्ध कर दूंगा, आप कर लीजिएगा बात। जब वो कहते हैं डू एंड डाई, मरो या मारो, तो ये पूरी तरह से उनकी विचारधारा जो है वो वही हो गई जो सरदार भगत सिंह की थी। और सरदार भगत सिंह की फांसी भी नहीं रुकवाई,
एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, कौन, महात्मा गांधी, पैरवी तक नहीं की तो बाद में खुद हिंसावादी हो गए। इसलिए पहले जो उनकी इमेज थी अहिंसा, और वो अहिंसा का यानी बिंब का जब स्थायीकरण होता है तो दैट इज कॉल्ड सिंबल। वो क्या बन जाता है, एक सिंबल बन जाता है। प्रिय साथियों, तो अंतर समझ में आ गया होगा। बिंब बोले तो इमेज एंड प्रतीक बोले तो सिंबल। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैन मुनि जो होते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और जैनी अहिंसावादी हैं, इसलिए सफ़ेद कपड़ा, हालांकि जैन धर्म से पहले वो सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्मी हैं, वैदिक धर्मी हैं, सफ़ेद अपन भी पहनते थे, इसलिए शांति का प्रतीक हो गया। पहले तो सफ़ेद कपड़े की अपनी इमेज बनती है और बाद में जब वो इमेज का स्थायीकरण हो जाता है तो कहलाता है प्रतीक। ये बिल्कुल सही कथन है कि बिंब का स्थायीकरण कहलाता है प्रतीक। और बिंब की सबसे अच्छी परिभाषा दी है लेविस ने, मिस्टर लेविस। शब्द निर्मित चित्र कहलाते हैं बिंब। सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी? लेविस ने दी। अब आप समझिए, अगर मैं रोजाना झगड़ा करूं, झगड़ा करना भी जरूरी है, आप समझिएगा, 33 संवेग होते हैं। 33 संवेग भगवान ने देके भेजे हैं, उनको काम में लेना चाहिए। 33 संवेग जरूरत के मुताबिक, किसके मुताबिक? जरूरत के मुताबिक संवेग होते हैं। अगर आप उनको काम में नहीं लेते, इसका मतलब ईश्वर ने आपको गलत ही दे दिया। कई लोग बोलते हैं, कईयों की मम्मी बोलती हैं, उनको ये गलत फहमियाँ होती हैं, मुगालता होता है कि मेरी लड़की तो प्यार के बारे में जानती ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी बेटी को क्रोध आता है? बोली हाँ, क्रोध तो आता है। तो जिसको क्रोध आता है उसको प्यार भी आता होगा। इसलिए मेरा दावा है, जिसको 1% भी कोई झुठला दे तो मैं यहीं पर हूँ। इसलिए संवेगों को काम में लेना जरूरी है। लेकिन अगर आप किसी से रोज लड़ने लग जाओगे तो आपकी इमेज लड़ाका हो जाएगी। आपकी इमेज क्या हो जाएगी? लड़ाका। हाँ, मैं लड़ाका हूँ, जहाँ लड़ाई करनी पड़े, लेकिन जब मैं शांति ज़्यादा रखता हूँ तो वैसे मेरी इमेज जो है एकांतवासी योगी की है। मेरी जो इमेज है वो एकांतवासी योगी की है। राइट, एकांत मुझे पसंद है। फ़ोन पर मैं बेहद कम बातचीत करता हूँ। मैं बिंब को समझाने की एक कोशिश आपके साथ कर रहा हूँ। बिंब एक इमेज को कहते हैं। अब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी झूठे की इमेज हो जाएगी, आप सत्य बोलते हैं तो आपकी सत्यवादी की इमेज बन जाए। ये इमेज कालांतर में प्रतीक बन जाती है। जैसे हरिश्चंद्र का नाम लेते ही आपको सत्यवादिता का प्रतीक याद आ जाता है। कौन? प्रतीक। अस्तु, बिंबों का स्थायीकरण कहलाता है प्रतीक। प्रिय साथियों, बिंबों का स्थायीकरण कहलाता है प्रतीक। ऑल्सो राइट, राइट सर। आगे बढ़ूं? यस। 10वां प्रश्न बहुत ही बेहतरीन। प्रिय साथियों, पहले तो समझो, नट धातु में, कौन सी धातु में? नट धातु में अक प्रत्यय लगा दें तो नाटक शब्द बनता है। पठ धातु में अक प्रत्यय लगा दें तो पाठक। चल धातु में अक प्रत्यय लगा दें तो चालक। मद धातु में अक प्रत्यय लगा दें तो मादक। लुच धातु में अक प्रत्यय लगा दें तो लोचक। और लोग लड़ाई करते हैं तो बोलते हैं नाटक मत करो। कहीं की तो पत्नी अपने पति को बोलती है नाटक मत करो, जबकि नाटक 5वां वेद है। ऐसे बावड़े लोग भारत में पैदा हो गए। नाटक को 5वां वेद कहा जाता है। इसीलिए तो भरत मुनि की किताब है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की किताब है नाट्य शास्त्र। द ड्रामेटिक्स, द ड्रामेटिक्स ड्रामा से बना है। द ड्रामेटिक्स नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि। आज से 2200 साल पहले इस किताब की रचना हुई थी, 2200 वर्ष पूर्व। और आप में से कुछ लोग लड़ाई करते हैं, कहीं की तो पत्नियां कहती हैं नाटक मत करो, जबकि नाटक 5वां वेद है। कई लोग चुगली गारे व्यक्ति को क्या कहते हैं कि ये तो नारद है, जबकि नारद महामुनि है, देव ऋषि है, देवताओं का ऋषि है, भगवान विष्णु के पास कभी भी जा सकता है, संचार मंत्री है। पर लोगों को शब्दों की सत्ता के बारे में नहीं पता। और जिस दिन आपको शब्दों के बारे में पता चलेगा, शब्द ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। शब्द ज्ञानी होने पर मनुष्य क्या हो जाता है? ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। एक शब्द काफी है, ओंकार। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं एकाक्षरी छंदों में मैं ओंकार हूं।
एकाक्षरी छंदों में मैं क्या हूं? ओंकार हूं। आपको एक एक शब्द की अगर महिमा आ गई ना, उस दिन समझिएगा आप ईश्वर के बराबर हो सकते हो। नट धातु में अक प्रत्यय लगाओ, क्या बन गएगा? नाटक। फिल्म क्या है? नाटक ही तो है। फिल्म एक नाटक है। नाटक को पांचवा वेद इसलिए कहा है, अनपढ़ व्यक्ति को भी फिल्म में रस आ जाएगा। रस का मतलब ज्ञान। अनपढ़ व्यक्ति को भी फिल्म में आ जाएगा, लेकिन काव्य पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा और अलंकार और छंद का ज्ञानी होना चाहिए, तब उसको कविता में रस आएगा। अगर वो ज्ञानी नहीं है तो उसको रस कम आएगा। लेकिन नाटक में अनपढ़ व्यक्ति भी उतना ही रस प्राप्त करता है जितना पढ़ा लिखा करता है। इसलिए नाटक का तंत्र, सिस्टम स्वयं लेखक को निश्चित करना पड़ता है कि कितनी देर में ये खेला जाएगा। रामलीला क्या है? नाटक है। राम की लीला है, वो एक नाटक है। नाटक का तंत्र स्वयं लेखक को निश्चित करना पड़ता है। नाटक का माध्यम, माध्यम का मतलब पर्दे पर रंगमंच ऐसा होना चाहिए कि नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए। मतलब देखने वाला उससे बासाकता प्रभावित होना चाहिए, खून में उतर जाना चाहिए। मुझे याद आ रही है सर मैडम की, नहीं वैसे वो तो हमेशा याद रहती है, वो तो अवतारा है। तो सर किसकी याद आ रही है? डॉक्टर दुष्यंत कुमार, गजल सम्राट। अच्छा, कई हिंदी वाले गजल सम्राट जगजीत सिंह को कह देते हैं। दिमाग ठिकाने नहीं है। जगजीत सिंह एक गायक है, जबकि गजल सम्राट है डॉक्टर दुष्यंत कुमार। सम्राट वो होता है जो लिखता है, गाने को तो कोई भी कबूतर गा सकता है। लोगों को यही नहीं पता सच्चाई क्या है और प्रश्न आपके गलत क्यों होते हैं। गजल सम्राट जगजीत सिंह नहीं, गजल सम्राट डॉक्टर दुष्यंत कुमार है कि खून से खून धुलता ही नहीं, आखिर पानी से समझौता करना ही पड़ेगा, है ना। खून से खून धुलता ही नहीं, आखिर पानी से समझौता करना ही पड़ेगा, है ना। कौन कहता आसमां में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तबीयत का मतलब क्या है? तबीयत का अर्थ स्वास्थ्य नहीं है यहाँ पर। तबीयत से उछालो मतलब पुरजोर कोशिश करो, पूरा फोकस लगा दो इस पर। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, पूरी ताकत के साथ उछालो। मतलब ताकत का मतलब पुरजोर कोशिश करो। आप जो भी आप काम करते हो, चोरी भी करो तो ढंग की करो, नहीं तो करो ही मत। छोटी चोरी का क्या फायदा? अच्छी चोरी करो, सुरक्षा और मिलेगी। आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ की गई है। आप एक बात समझिए, अगर बैंक आपके 100 रुपये मांगता है तो आपको बैंक परेशान करेगा, 100 रुपये चुकाओ, 100 रुपये चुकाओ। लेकिन आप बैंक से 100 करोड़ रुपए ले लो तो बैंक परेशान रहेगा, आपकी निगाह रखेगा कि इससे 100 करोड़ रुपए लेने, इसको सुरक्षा मुहैया करवाओ। राइट नाउ तो आप इस बात को समझेंगे। बैंक आपकी निगाह रखेगा। जो बड़ा सेठ अपने नौकर को 5-10 लाख उधार दे देता है तो नौकर को भी सेव खिलाता है। वो सोचता है इसके कुछ कहीं नहीं हो जाए। ओके सर, नाटक का तंत्र स्वयं लेखक को निश्चित करना पड़ता है। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए। देखने व सुनने वाले पर गहरी छाप पड़नी चाहिए। अब एक खास बात और, आप जिद करते हो कि वाल्मीकि ने ऐसा लिखा है रामायण में। मैं आपको बताना चाहूंगा वाल्मीकि कोई राम से थोड़ी मिले थे। राम के कई हजार साल बाद हुए हैं वाल्मीकि, और आप जिद करते हो कि वाल्मीकि ने लिखा। क्यों? वाल्मीकि भाईला था क्या राम का, या दोनों साथ साथ पैदा हुए थे क्या? हजारों साल का अंतर है बिटवीन द राम एंड वाल्मीकि। तो जिद मत करना लाइफ में कभी भी कि ऐसा वाल्मीकि ने लिखा है, ऐसी जिद मत करना। देखने वाले व सुनने वाले पर गहरी छाप पड़नी चाहिए। ये कथन किसका? विजय तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर मत याद रख लेना, विजय तेंदुलकर का कथन है। सर, हाँ सर, हमने तो विजय तेंदुलकर का नाम ही नहीं सुना। क्यों सुनोगे? सलमान खान का सुनो तुम, मेरा सुना नहीं। अच्छे आदमियों का आपने कभी नाम नहीं सुना। अच्छे आदमियों का नाम अखबार में भी नहीं आता, गुंडों का नाम आता है अखबार में, उनका आप सुन लेते हो। नाटक का तंत्र स्वयं लेखक को निश्चित करना पड़ता है। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए। देखने व सुनने वाले पर उसकी गहरी छाप पड़नी चाहिए। कथन किसका है? विजय तेंदुलकर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हु इज विजय तेंदुलकर, जिनका प्रसिद्ध नाटक है घासीराम कोतवाल।
जिनका प्रसिद्ध नाटक है घासीराम कोतवाल। कोतवाल का मतलब होता है थानेदार। घासीराम कोतवाल चर्चित नाटक है, इतना चर्चित कि एनएसडी में कई बार खेला गया। एनएसडी बोले तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स, एनएसडी बोले तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स। सर ये कहाँ पर है? दिल्ली में है, भारत सरकार का है एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स, जिसके डायरेक्टर रहे हैं प्रयोगवाद में पहले तार सप्तक के कवि, प्रयोगवाद में पहले तार सप्तक के कवि नेमी चंद्र जैन। नेमी चंद्र जैन कई दशक तक एनएसडी के डायरेक्टर रहे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स नई दिल्ली। नसीरुद्दीन शाह ने यहीं पर एक्टिंग सीखी है, ओमपुरी ने यहीं एक्टिंग सीखी है, और ये फिल्मों में एक लड़का जो कॉमेडी करता है राजपाल यादव, वो भी एनएसडी में गया है। तो वहाँ से सीखे हैं ये लोग, बहुत सारे लोगों ने एनएसडी से सीख करके जाते हैं, और मेरे जैसे उनको लोग सिखाते हैं, जो हिंदी के लोग हैं वो उनको एक्टिंग सिखाते हैं। नेमी चंद्र जैन प्रथम तार सप्तक के कवि हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को एक्टिंग वहाँ पर सिखाई है दिल्ली में। एनएसडी ये भारत सरकार का है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स, जिसका हिंदी नाम है, हिंदी अनुवाद है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसका हिंदी अनुवाद है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये जीके में भी पूछा जाता है, आईएएस में भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। एनएसडी, दैट इज कॉल्ड एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स। इसमें चयन नहीं होता, इसमें चयन हो गया, इसका अर्थ यह है कि आपको काम मिलेगा फिल्मों में। जरूरी थोड़ी आप हीरो बनो, पर आपको काम मिलेगा। विलेन का है, विलेन की शक्ल है तो विलेन का काम मिलेगा, हीरो की शक्ल है तो हीरो का काम मिलेगा, कॉमेडियन की शक्ल है तो कॉमेडियन का काम मिलेगा। राइट सर। राजपाल यादव का बड़ा भाई रघुवीर यादव है, उसको इतना काम नहीं मिला क्योंकि वो उसकी शक्ल थोड़ी ठीक है, अच्छी शक्ल वालों को कम ही काम मिला करता है। तो प्रिय साथियों, ये अपना कौन सा क्वेश्चन था? 10वां और बेहतरीन प्रश्न था, जिस पर आपने गंभीरता से विचार किया। इसके बाद मैंने आपको समझाया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स, ये जीके में भी पूछा जाता है, और ये स्कूल नई दिल्ली में। वन लाइनर पर्सन को भी मैंने 4 लाइनर बना दिया, हर एक पर्सन को इस तरीके से समझाया कि उसके बाद कोई संभावना नहीं रहेगी। ये पहले तार सप्तक के कवि हैं नेमी चंद्र जैन। राइट सर। और ये एनएसडी में निर्देशक यानी लंबे समय तक डायरेक्टर रहे थे, एनएसडी नई दिल्ली। और ये प्रथम तार सप्तक के ही कवि हैं, 1943 में जो प्रथम तार सप्तक आया उसके कवि। तो प्रिय साथियों, मैं आपका डॉक्टर साहिल गुर्जर, और यहाँ तक आज की क्लास को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुखातिब होता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया दोस्तों। ओके।